वी आर स्टार्टिंग द सोशल साइंस लेक्चर फॉर क्लास 8th। तो सबसे पहले मराठा से शुरू करेंगे। वाई? बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट चैप्टर ऑल्सो। बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, स्पेशली फॉर द महाराज छत्रपति शिवाजी। क्यों? बिकॉज एक चीज़ तुमको समझने का ट्राई करना पड़ेगा कि जो एक मराठा एम्पायर है ना, वो इंडिया में शुरुआत तो उसकी महाराष्ट्र से होगी, बट सडनली ये जो एम्पायर है वो एक्सपेंड करेगा पूरे इंडिया तक। बेसिकली इसको लेके ना मल्टीपल्स आइडियोलॉजी हैं, हम उस आइडियोलॉजी में नहीं जाएंगे क्योंकि वो डिबेट्स हैं, ठीक है? उस डिबेट पे हमको बात नहीं करनी है। हमारा पूरा का पूरा मोटिव ये रहेगा कि हमको किताब में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड वही होने वाला है। उसके अलावा आज की डेट में अगर आपको इस चैप्टर को और अच्छे से समझना है तो ऐसी मल्टीपल मूवीज़ हैं जो अवेलेबल हैं, उन मूवीज़ को देख के आप मराठा एम्पायर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बेसिकली आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि जो महाराज छत्रपति शिवाजी हुए या जो आपने छावा मूवी देखी थी उसमें उनके जो सन हुए, वो हीरो हैं इंडियन हिस्ट्री में। बेसिकली दे आर द आइडल्स, है ना? वो एक तरीके से एक अलग फिगर है, एक अलग आइडेंटिटी है। तो जब आप मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ोगे तो आप उन सारी लेयर्स को पढ़ोगे कि वाई इट इज़ समथिंग लाइक दैट, मतलब ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो इस एम्पायर को ग्रेट बनाती हैं। बेसिकली एक टाइम पे तो वो कंडीशन थी कि जो मराठा एम्पायर था वो जाके मुगल्स को सपोर्ट दे रहा था। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि सपोर्ट कर रहे थे, मतलब उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे। सोचो पावर, है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द मराठा एम्पायर। दिस इज अ ग्रेटेस्ट एम्पायर एवर हैड इन इंडिया। अगर मैं बोलूँ मौर्यन एम्पायर के बाद में कोई ऐसा एम्पायर था जो रिप्लेस कर सकता था, यानी उस हाइट पे पहुंच सकता था, तो वो दो ही एम्पायर थे, तो मराठा एम्पायर एंड द विजयनगर एम्पायर। So we are going to talk about the rise of Maratha, chapter 3 of class 8 social science. I am here Nikhil Raj Kumar Rawat on Edu5 GS. Let's begin the great journey of the Maratha. देखो, अगर आपको इस मूवी को और इस चैप्टर को और अच्छे से समझ तो आई रिकमेंड टू मूवीज, छावा एंड तानाजी। मल्टीपल मूवीज हैं, अभी रितेश देशमुख सर की एक मूवी आई थी। बिकॉज अगर आपको इन फिगर को समझना है, छत्रपति शिवाजी को समझना है, तो आपको इन मूवीज़ को जरूर देखना चाहिए। बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू से दैट कि हिस्ट्री को समझने का बेस्ट तरीका है मूवी देखना। आजकल के जो बच्चे ना, उनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, वो रील्स के चक्कर में इतने पागल हो चुके हैं कि वो मूवी देखना ही भूल जाते हैं। 3 घंटे आप पूरे इत्मीनान से देखो कि मूवी में क्या हो रहा है, फिर आपको समझ में आएगा। बेसिकली जो कहानी है मराठाओं की, या द हिस्ट्री ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन इंडिया, वो शुरू होगी महाराष्ट्र से। बिकॉज जो मराठा शब्द है वो भी एक लैंग्वेज से ओरिजिन हुआ, दैट्स कॉल्ड द मराठी लैंग्वेज। तो जब मराठा पीपल लिविंग इन द डेक्कन प्लेटू, व्हाट इज द डेक्कन प्लेटू? डेक्कन प्लेटू को समझने से पहले आपको इंडिया के ये इमेज देखनी पड़ेगी। बिकॉज जब आप सदर्न पार्ट में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ये जो पार्ट है ना, ये दैट्स कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेटू। अब पेनिनसुला क्या होता है बेटा, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पेनिनसुला होता है ना बेटा, वो 3 साइड से वाटर से कवर अप होता है। तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, एक तो वो नैरो होता जाता है ना, जैसे जैसे आप गुजरात से तमिलनाडु की तरफ जाओगे वैसे वैसे नैरो होगा। तो उस एरिया में जो ये पार्ट है ना, दैट्स कॉल्ड द डेक्कन प्लेटू। वैसे जो प्लेटू है वो काफ़ी बड़ा है ना? अगर मैं प्लेटू की बात करूँ तो प्लेटू बेसिकली राजस्थान में यहाँ से लेके इस तरीके से आपको प्लेटू देखने को मिलेगा, जो इंडिया में प्लेटू। बट हम जो बात करेंगे वो डेक्कन लावा प्लेटू की बात करेंगे। अब डेक्कन लावा प्लेटू जो मराठा एम्पायर है उसके ओरिजिन में बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। बिकॉज यहाँ का जो टेरेन है ना, वो टेरेन काफ़ी हार्ड्स है। बेसिकली जब मैं नदन प्लेन की बात करूँगा, मैं दिल्ली की बात करूँगा, मैं बनारस की बात करूँगा, मैं इलाहाबाद की बात करूँगा, जो बेसिकली किसका जोन है, वो मुगल्स का जोन है। ये एरिया काफ़ी प्लेन एरिया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत इजीली हो जाता है। बट जैसे कि मुगल्स साउथ में जाने का ट्राई करेंगे, उनके सामने सबसे बड़ी पावर उभर के आएगी, दैट्स कॉल्ड द मराठा एम्पायर। अब मराठा एम्पायर के सामने मुगल कभी टिक नहीं पाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि मुगल्स जो थे उन्होंने ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ी थी। अगर उन्होंने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी तो डेफिनेटली वो टिक पाते, क्योंकि जो ये रीजन है, जो डेक्कन प्लेटू का रीजन है, वो रीजन प्रॉपरली एक अलग किस्म का रीजन है। यहाँ पे काफ़ी हार्श टेरेन है। जैसे अगर मैं आपको नेक्स्ट पिक में दिखाऊंगा तो इस ट्रेन को आप देखिए किस तरीके का एक सरफेस है जो कहीं से उठा हुआ है, कहीं से थोड़ा आपको हिली रीजन देखने को मिलेगा। तो इस रीजन में एग्रीकल्चर भी कम हो रही, तो यहाँ के जो लोग हैं ना काफ़ी मेहनती हैं। और जो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं ना, उनको गुलामी पसंद नहीं आती बेटा। इसीलिए
इस राज्य में आइडिया ऑफ स्वराज शुरू होगा। तो जो मराठी पीपल हैं वो बेसिकली किस एरिया से आएंगे, डेक्कन प्लेटू से आएंगे, और एंड ऑफ द टाइम इनका जो साम्राज्य है वो अफगानिस्तान तक जाएगा। द मैनली बिलोंग टू द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। जो आज की डेट में आप महाराष्ट्र देखते हो ना, जहाँ पे आपकी मुंबई है और पूना है, तो उस एरिया में जाके आपको क्या देखने को मिलेगा, इनकी शुरुआत देखने को मिलेगी। दे लेटर बिकम द मोस्ट पावरफुल ग्रुप इन द इंडियन हिस्ट्री। केवल इंडियन हिस्ट्री नहीं, इनका वर्ल्ड हिस्ट्री में भी बहुत बड़ा योगदान है। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, इंडियन नेशनल मूवमेंट में जितने भी लीडर महाराष्ट्र से आएंगे वो सब शिवाजी को फॉलो करेंगे। सबसे अलग बात मैं अगर अगर आपको एक अलग बात बताऊं तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो बेसिकली शिवाजी उत्सव मनाना शुरू करेंगे, गणेश चतुर्थी मनाना शुरू करेंगे, ताकि वो लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ यूनाइट हो कर सकें। मैं एक बहुत फेमस बुक रीड कर रहा था, दैट्स कॉल्ड द सावरकर, रिटन बाय द विक्रम संपत सर, अगर मैं सही हूँ। तो वहाँ पे एक ब्रिटिश गवर्नर की बात की गई है जो ये लिखते हैं कि इन रियल टर्म्स लोगों को लगता है कि जो ब्रिटेन है उनके सामने सबसे बड़ा दुश्मन मुगल थे, नहीं, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था मराठा पावर को हराना। और उन्होंने मल्टीपल टाइप्स ऑफ, वो कहते हैं ना, प्रपंच बोलना या षड्यंत्र बोलना, वो करके मराठा एम्पायर को ख़त्म किया। तो जो इंडियन हिस्ट्री की कहानी शुरू होगी वो मराठा से, महाराष्ट्र से शुरू होगी, जिसको हम डेक्कन लावा प्लेटू भी बोलते हैं, और आगे जाके ये जो एम्पायर है वो इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा एम्पायर बनने वाला था। तो बेसिकली दिस इज द पार्ट, जो आप येलोइश पार्ट देख रहे हो ना, ये जो है ये कोर मराठा जोन बनेगा। ये जो एरिया है वो एरिया बनेगा जहाँ पे मराठा एम्पायर का सीधा कंट्रोल होगा। वैसे तो ये एम्पायर काफ़ी बड़े एरिया में जाके फैलेगा, बट शुरुआत यहीं से होगी। यही वो जगह है जहाँ से जो छत्रपति शिवाजी हैं वो अपना सारा करियर स्टार्ट करेंगे। जब आप आगे बढ़ोगे, लोकेशन ऑफ महाराष्ट्र, द होमलैंड ऑफ मराठा। होमलैंड का मतलब क्या होता है, ये मातृभूमि है। मातृभूमि तो पूरी इंडिया ही है, क्योंकि शिवाजी बिलोंग्स फ्रॉम द होल इंडिया। जो शिवाजी हीरो हैं वो पूरे के पूरे इंडिया के हीरो हैं, है ना। एक बहुत ज़्यादा हीरोइक फिगर है, बिकॉज एक छोटी एज में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। तो महाराष्ट्र इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न इंडिया, इन द मेजर पार्ट ऑफ द डेक्कन लावा प्लेटू। इस रीजन में आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स देखने को मिलेंगे, हिल्स देखने को मिलेंगी, एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखने को मिलेगी। अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मतलब क्या है, ये समझने का ट्राई करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको इसको समझने के लिए ना, आपको शिवाजी महाराज ने जो जो किले बनाए थे उसको समझना पड़ेगा। देखो ये है, दिस इज द रायगढ़ फोर्ट। अब रायगढ़ फोर्ट को देखो कितनी हाइट पर उन्होंने बनाया है, क्यों? इस पॉइंट पे बैठ के आप इस एरिया पे भी पूरा कंट्रोल रख सकते हो, इस एरिया पे भी पूरा कंट्रोल रख सकते हो। यानी कोई भी दुश्मन अगर इस एरिया से निकलेगा तो बेसिकली उस एरिया पे बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, सर्वेलांस किया जा सकता है। दैट्स वाई जो छत्रपति शिवाजी हैं उन्होंने जैसे ही वो किंग बने, उनका सबसे पहला मोटिव था ज़्यादा से ज़्यादा दुर्ग को बिल्ड करना, जो पुराने दुर्ग थे उनको मेंटेनेंस कराना, ताकि वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकें। जहाँ पे भी ओशन था वहाँ पे भी उन्होंने मल्टीपल फोर्ट्स बनाए, जैसे दैट्स कॉल्ड द सिंधु दुर्ग फोर्ट। ओके, तो ये कहाँ पे, ओशन के पास में था, ताकि वो पोर्चुगीज को भी क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। क्योंकि उस टाइम पे एक और बड़ी पावर इंडिया में उभरी थी, दैट्स कॉल्ड द पोर्चुगीज, यानी पुर्तगाली भी आ चुके थे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो समझ में आई कि जो महाराष्ट्र की लोकेशन है उसका शिवाजी को बहुत अच्छे से नॉलेज है, मराठाओं को बहुत अच्छे से नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि जो मराठा राइज हुआ है वो शिवाजी के आने पे हुआ है। बेसिकली शिवाजी इज द लीडर जिन्होंने पूरी मराठा पावर को क्या किया है, एक किया है। एक यूनाइटेड पावर बनाने में शिवाजी का बहुत बड़ा हाथ है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, शिवाजी से पहले जो मराठा चीफ थे वो मल्टीपल डायनेस्टीज में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ जो डेक्कन एम्पायर हैं उनमें हैं, उनका प्रॉपर काम है उनको सर्वे देना, बट जैसे ही शिवाजी आएंगे वो एक अलग मराठा पावर को क्या करेंगे, राइज करने में हेल्प करेंगे। तो मराठा जियोग्राफी हेल्प द मराठा डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर। क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए आपको इस पिक को देखना पड़ेगा। ये जो पिक है वो बहुत फेमस मूवी जोधा अकबर से ली गई है, बट हंसी की बात यह है कि जोधा और अकबर की कभी शादी हुई नहीं थी, है ना। ये जो पिक है वो बैटल फील्ड ऑफ पानीपत है। यहाँ पे क्या है ना, बैटल हो रहा है पानीपत के मैदान में। अब इस एरिया में देखो, अगर मैं यहाँ पे कैनन रखूँ तो मैं सीधे यहाँ पे एक फायर कर सकता हूँ, बिकॉज जो मुगल्स है ना उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, वो है कैनन्स। मुगल्स की सबसे बड़ी पावर कैनन है। बट जैसे ही वो इस रीजन में आएगा, इस रीजन में मुगल्स की कैनन फेल हो जाएंगी, क्योंकि एक तो उनका वेट बहुत ज़्यादा है, वो उठा के ऊपर नहीं ले जा सकते, और यहाँ से खड़े होकर यहाँ पे फायर भी नहीं कर सकते। तो ज्योग्राफी का बहुत अच्छे तरीके से यूज किया था किसने, मराठाओं ने।
दूसरी एक और चीज़ आपको समझना पड़ेगी, जो वॉर टेक्निक्स मराठा एम्पायर ने यूज किए, दैट्स कॉल्ड द गोरिल्ला वॉर टेक्निक्स। बिकॉज डेक्कन लावा प्लेटू से मराठा तो बहुत अच्छे से ये जानते थे कि कहाँ से जाना है कहाँ से आना है, बट मुगल्स को नहीं पता था। इसलिए वो क्या करते थे, छोटी छोटी टुकड़ियों में आके हमला करते थे, और जब तक मुगल्स को वो समझ में आता था वो वहाँ से चले जाते थे। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको छावा मूवी देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये अब आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि शिवाजी के आने से पहले ऐसे कौन कौन से पर्सनैलिटी थे जिन्होंने मराठा कल्चर को या महाराष्ट्र में कल्चर को डेवलप करने में एक की रोल प्ले किया। तो आइडेंटिटी थ्रू द लैंग्वेज, तो सबसे पहले आप मराठी लैंग्वेज के बारे में पढ़ोगे। द मराठी लैंग्वेज आइडेंटिफाई बाय देयर लैंग्वेज मराठी। तो मराठा जो थे वो अपनी लैंग्वेज मराठी के थ्रू क्या करते थे, जाने जाते थे। द मराठी है द रिच लिटरेरी ट्रेडिशन, इट हैज़ बीन यूज सिंस 12th सेंचुरी, यानी 12th सेंचुरी से लगातार हम मराठी लैंग्वेज का यूज देखते हैं, और बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया है, बहुत सारा लिटरेचर। बेसिकली जो शिवाजी की जीवनी है ना, आई फॉरगॉट द नेम, मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है, वो पूरी की पूरी जो जीवनी है वो भी मराठी लैंग्वेज में लिखी है ना। संस्कृत में भी बहुत सारा लिटरेचर लिखा है अंडर द शिवाजी रूल। तो मराठी इज द सिंबल ऑफ द मराठा आइडेंटिटी एंड कल्चर, यानी मराठी का जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आप लोग क्लास में जाते हो डेफिनेटली, तो आप वहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते होगे, हिंदी में बात करते होगे। समटाइम टीचर फोर्स यू टू टॉक इन इंग्लिश, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई सॉ द स्टूडेंट हु यूज्ड टू टॉक इन द मदर लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, एक कॉमननेस लाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप बाहर जाओ, किसी भी एरिया में जॉब करने जाओ या घूमने जाओ, वहाँ पे आपको पता है सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। सडनली आपको एक ऐसा पर्सन मिला जो हिंदी में बात करता है, आप उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए। यानी मराठी लैंग्वेज एक बॉन्ड था किसके बीच में, लोगों के बीच में, कि उन्होंने पूरे के पूरे एक रीजन को यूनाइट करने की शुरुआत की। अब लैंग्वेज एक पॉइंट है। आपको सबसे पहले मैंने लोकेशन के बारे में बता दिया कि डेक्कन प्लेटू है, उसमें भी स्पेशली महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से हम फिर लैंग्वेज पे जा रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो लैंग्वेज की जब मैं बात करूँगा तो मराठा जो आइडेंटिटी है वो मराठी लैंग्वेज से जुड़ी हुई है, और लैंग्वेज एक बॉन्ड की तरह काम करेगी। उसके बाद में आप देखोगे द ग्रोथ ऑफ मराठी लिटरेचर, यहाँ पे बहुत सारे सेंट आएंगे, जैसे ये ज्ञानेश्वर है, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, मराठी लिटरेचर फ्लोरिश्ड ओवर द सेंचुरीज, लगातार मल्टीपल्स बुक लिखी जाएंगी। यहाँ पे जो देवता की पूजा की जाएगी, दैट्स कॉल्ड द विट्ठल इफ आई एम राइट, ओके। एंड रिलीजियस एंड कल्चरल राइटिंग बिकम द पॉपुलर, यानी रिलीजन और कल्चर के बारे में बहुत सारी बुक लिखी जाएंगी। एंड लिटरेचर हेल्प टू यूनाइट पीपल, लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा लिटरेचर लोगों को यूनाइट करेगा। देखो इसका मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको दूंगा। अगर आपको कभी मौका मिले ना तो अपने मम्मी पापा से बात करना या दादा दादी से बात करना, उनसे पूछना कि 1990 में जब रामायण आई थी तो क्या सीन था। बहुत फेमस रामायण थी, उस टाइम पे इतने टेलीविजन सेट नहीं होते थे, तो हफ्ते में शायद एक बार आती थी, जहाँ तक मैं सही हूँ, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे था नहीं, मैंने बस सुना है। तो जिनके घर में टीवी होती थी ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग आके बैठ जाते थे उस टेलीविजन सेट को देखने के लिए, और पूरे के पूरे इंडिया को क्या कर दिया, यूनाइट कर दिया उस एक रामायण ने। तो लोगों ने क्या किया, जो उसके करेक्टर थे अरुण गोविल साहब इफ आई एम राइट, तो उनका पिक्चर लगा लिया। तो जिस तरीके से एक नाटक या एक टेलीविज़न शो लोगों को यूनाइट कर सकता है, उसी तरीके से लिटरेचर भी क्या कर सकता है, यूनाइट कर सकता है, क्योंकि लिटरेचर में बहुत बड़ी पावर होती है। बट आजकल तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो क्या समझेंगे वो लिटरेचर की वैल्यू, ठीक है। तो ये, तो दिस इज़ ऑल अबाउट, जैसे जैसे लिटरेचर बनने लगा, जैसे जैसे सेंट ने रिलीजन के बारे में लिखा, लिबर्टी के बारे में लिखा, स्वराज्य के बारे में लिखा, स्पेशली हिंदवी स्वराज्य के बारे में लिखा, तो लोग उसे यूनाइट होने लगे। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, आपको समझना पड़ेगा, लिटरेचर स्ट्रेंथ इन द कल्चरल यूनिटी अमंग द पीपल। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लोग यूनाइट क्यों हो रहे हैं। देखो सबसे पहले तो जो अरेबियन सी है ना बेटा, अरेबियन सी से एक नई पावर आई है, दैट्स कॉल्ड द पोर्चुगीज। इस रीजन में मुगल्स इस्टेब्लिश हो चुके, तो मुगल्स में स्पेशली शाहजहां और औरंगजेब ने साउथवर्ड कैंपेन शुरू किया है, ठीक है। यहाँ पे शाहजहां है, शाहजहां के मरने के बाद में औरंगजेब। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 4 और 5 डेक्कनी सल्तनत। तो ये जो रीजन है ना, एक बैटल फील्ड बना हुआ है, ना तो इसको पोर्चुगीज जीत पा रहे हैं, और जो 5 डेक्कन सल्तनत हैं उनके बीच में भी लगातार लड़ाई चल रही है। विजयनगर एम्पायर अगर यहाँ पे होता तो डेफिनेटली कंडीशंस अलग होती, पर विजयनगर एम्पायर को
1565 में सारी डेक्कन सल्तनत ने हरा दिया था। दैट्स कॉल्ड द बैटल ऑफ द तलीकोटा। तलीकोट की लड़ाई में विजयनगर एम्पायर वर्सेस 5 जो डेक्कन सल्तनत थे उन्होंने विजयनगर एम्पायर को क्या कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था। अब यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं, डेली कुछ ना कुछ लड़ाई होती रहती है, तो उनको एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो इस पूरे एरिया को यूनाइट कर सके, और उस लीडर के तौर पे आएंगे द ग्रेट शिवाजी। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आने लगी कि जो यूनाइट करने की बात चल रही है वो क्यों चल रही है, क्योंकि इस रीजन में बहुत हैवी वैक्यूम है, और जहाँ पे कोई भी वैक्यूम होगा उस वैक्यूम को फिल करने के लिए कोई ना कोई आएगा, और वो हैं हमारे ग्रेट शिवाजी। तो आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे पोर्चुगीज़ हैं और जो मुगल्स हैं वो भी इस एरिया को जीतना चाह रहे हैं, और 5 डेक्कन सल्तनत भी जीतना चाह रही हैं, बट जीतेगा कोई नहीं, इस एरिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनेगा द ग्रेट मराठा एम्पायर। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि जो लिटरेचर वगैरह की बात चल रही है वो क्यों चल रही है, क्योंकि जैसे जैसे लिटरेचर बनने लगा वैसे वैसे बहुत सारे सेंट आए, और उन सेंट ने क्या किया, यहाँ पे आके लोगों के बीच में यूनिटी बढ़ाई। क्योंकि एक राज्य को बनाने के लिए, पूरे पूरे एक राज्य को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि जो मराठा एम्पायर फॉर्म हो रहा है वो जीरो से फॉर्म हो रहा है। ऐसा कि लैंड पे कंट्रोल तो है मराठा चीफ्स का, बट इतना होल्ड नहीं है कि वो पूरे के पूरे राज्य को बना सकें। तो द मराठा इन द 13th सेंचुरी। तो सबसे पहले आपको थोड़ा हिस्ट्री समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक डायनेस्टी दैट्स कॉल्ड द यादव डायनेस्टी। मोस्ट महाराष्ट्र वर वॉज रूल्ड बाय द यादव डायनेस्टी। यादव डायनेस्टी वॉज द ग्रेटेस्ट डायनेस्टी। उसका जो क्या है, जो कैपिटल दैट्स कॉल्ड द देवगिरी। अब यादव डायनेस्टी के ऊपर भी लगातार हमले होंगे। सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पे हमला करेगा, लूटेगा। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक यादव डायनेस्टी पे हमला करके इस पूरी की पूरी डायनेस्टी को ख़त्म कर देगा, एंड देवगिरी बिकम द दौलताबाद। यानी दिल्ली सल्तनत से ही यादव डायनेस्टी पे क्या हो रहे हैं, लगातार अटैक हो रहे हैं। यादव वर द पावरफुल रीजनल रूलर्स। यानी जो रीजन है, जो मराठा रीजन है, उस रीजन पे यादव का पूरा कंट्रोल है। अब जब यादव आ जाएंगे तो उसकी जगह पे एक वैक्यूम बनेगा, उस वैक्यूम को भरने के लिए मुगल ट्राई करेंगे और पोर्चुगीज ट्राई करेंगे, बट इन रियल टर्म्स जो कंट्रोल बनेगा वो कंट्रोल बनाएंगे मराठा एम्पायर्स। द प्रोमोटेड लोकल कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यादव डायनेस्टी जो थे, जो यादव थे, उन्होंने क्या किया था, लोकल कल्चर को फ्लोरिश करने के लिए काफ़ी मौका दिया। तो यादव डायनेस्टी के अंडरटेकिंग में महाराष्ट्र में मराठी कल्चर काफ़ी फ्लोरिश हुआ। यादव रूलर्स लेड एन अर्ली फाउंडेशन ऑफ द रीजनल डेवलपमेंट। यानी यादव डायनेस्टी जब तक होगी वहाँ पे चीज़ें अच्छी चलेंगी, राम राज्य प्रजा सुखी चलेगी, बट जैसे ही यादव डायनेस्टी वीकेंड होगी वहाँ पे एक ऐसी डायनेस्टी की ज़रूरत होगी जो क्या कर सके, इस पूरे रीजन को कंट्रोल में कर सके। देवगिरी द कैपिटल ऑफ यादवाज। द कैपिटल वॉज द देवगिरी एंड टुडे इज नोन एज द दौलताबाद। देखो एक चीज़ मुझे हमेशा समझ में नहीं आती, जितने भी ये टर्किश रूलर थे इनको ना नाम चेंज करने की बड़ी वो थी। देवगिरी अच्छा खासा नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक आके इसको दौलताबाद करेगा। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी गधा वो था राजा। क्यों? इस पर्सन ने इतने सारे प्लान बनाए थे और इसके सारे प्लान फेल होते थे। एक बार इसने क्या किया, ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली, इसने बोला कि ऐसा है भाई देखो, दिल्ली से मुझे साउथ पे कंट्रोल करना है, तो मैं अपनी पूरी की पूरी राजधानी को उठा के कहाँ पे ले जाऊँगा, देवगिरी ले जाऊँगा। इस गधे ने क्या किया, पूरी की पूरी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया, और वो भी क्या, गर्मियों में। बहुत सारे लोग तो रास्ते में मर गए। फिर इसको समझ में आया जैसे दिल्ली में बैठ के आप साउथ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, उसी तरीके से आप देवगिरी में बैठ के क्या नहीं कर सकते, नॉर्थ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। वापस दिल्ली गया। फिर इस महाशय ने क्या सोचा, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि एक काम करता हूँ, चांदी के सिक्के हटा के जो बेसिकली जो सिल्वर होता है, सिल्वर की जगह मैं कॉपर के सिक्के चलाता हूँ। तो इस पर्सन ने क्या किया, कॉपर के सिक्के चलाए, वो भी बहुत गंदे तरीके से फेल हुआ। फिर इसके दिमाग में आया कि मैं एक काम करता हूँ, जो कुमाऊँ हिमालय इनको जीत लेता हूँ। कुमाऊँ हिमालय में इसने पूरी आर्मी भेजी, लॉर्ड कैंडिडेट भी बुलाए। तो दिस इज द मोस्ट अनसक्सेसफुल रूलर। और हंसी की बात यह कि जो दौलताबाद नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था वो आज तक चल रहा है। तो नाम चेंज करने का मुझे मतलब आज तक समझ में नहीं आया। जैसे बेसिकली आपका जो इलाहाबाद है उसका पहले नाम प्रयागराज था, उसका नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया। तो दिस इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिलॉसफी। तो इंडिया वॉज द इम्पोर्टेंट एंड मिलिट्री सेंटर। तो जो सॉरी इंडिया नहीं, इट वॉज द इम्पोर्टेंट एंड पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री सेंटर। तो जो ये एरिया था ड्यूरिंग यादव रीजन, उस टाइम पे ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री सेंटर था। तो देवगिरी वॉज द हार्ट ऑफ द यादव पावर इन द महाराष्ट्र। तो जो देवगिरी है वो क्या था, हार्ट था।
जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा भक्ति मूवमेंट। अब देखो भक्ति मूवमेंट ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उस रोल को समझने के सबसे पहले आपको भक्ति मूवमेंट को समझना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति मूवमेंट का जो भी राइज हुआ ना, वो राइज हुआ ही क्यों? क्योंकि भक्ति मूवमेंट का राइज हुआ था टू टू एक सेकंड में इंडिया का मैप ड्रॉ कर दूं, टू सम काइंड ऑफ अ काउंटर, बिकॉज इंडिया में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। उन चेंजेस में सबसे बड़ा चेंजेस ये था कि बाहर की पावर का आना, और उससे जो इंडिया के रीजन में रिलीजन्स थे उस पर इफेक्ट पड़ रहा था। तो भक्ति मूवमेंट में बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया, और उस लिटरेचर में महाराष्ट्र में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। तो उसमें आपको ज्ञानेश्वर देखने को मिलेंगे, नामदेव देखने को मिलेंगे, तुकाराम देखने को मिलेंगे, और जो शिवाजी हैं उनके गुरु रामदास देखने को मिलेंगे। इन सारे सेंट ने एक खाका तैयार किया। दे इंस्पायर द पीपल थ्रू देयर टीचिंग्स। क्योंकि वैक्यूम बना हुआ है, यादव डायनेस्टी कमजोर हो चुकी है, मुगल्स आ रहे हैं लगातार, पोर्चुगीज आ रहे हैं, धर्म पे भी एक तरीके का खतरा बना हुआ है। तो इन्होंने लोगों को यूनाइट करने के लिए धर्म का यूज किया। सेंट प्लेड अ मेजर रोल ऑफ गाइडिंग सोसाइटी एंड स्प्रेडिंग द मोरल वैल्यूज। आपको आगे समझ में आएगा कि शिवाजी के पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो कौन थे, क्योंकि जब आप विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ रहे होगे तो आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे भी एक सेंट थे। उन्होंने क्या किया था, हरिहर बुक्का को फिर से किंग बनाया था। दैट्स कॉल्ड द विद्यारण्य जी। यहाँ पे भी आपको सेंट देखने को मिलेंगे जो एक तरीके से किसकी तरह काम करेंगे, एक चाणक्य की तरह काम करेंगे। तो बेसिकली जो रामदास जी हैं वो कौन है, गुरु हैं। तो इन्होंने एक सोसाइटी में बेस तैयार किया, बिकॉज सोसाइटी रेवोल्यूशन कर सकती है, फाइट कर सकती है, बट सोसाइटी को फाइट के बाद में क्या करना है वो चीज़ आपको सेंट बताएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे पिक लगाई है, दैट्स कॉल्ड द संत तुकाराम जी। सॉरी मैं बीच में नाम लगाना वो भूल गया हूँ। दिस इज मिडिल वाले जो हैं मैं अभी नाम बताता हूँ, सेकेंड तुकाराम, नामदेव हैं शायद, एक बार आप चेक कर लेना, रामदास जी, एंड दिस इज ये हैं समर्थ रामदास स्वामी। तो ये जो हैं वो शिवाजी के गुरु हैं, और पूरे तरीके से इनको गाइड करेंगे। जब आप तानाजी मूवी देखोगे ना तो वहाँ पे एक ऐसा सीन भी आएगा जहाँ पे ना जो शिवाजी महाराज होते हैं वो किसका वेट कर रहे होते हैं, रामदास जी का वेट कर रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, यानी मराठा रीजन में यादव डायनेस्टी थी, वहाँ पे मराठी लैंग्वेज फ्लोरिश कर रही थी। जैसे ही यादव डायनेस्टी वीकेंड हुआ वहाँ पे सेंट आएंगे, और सेंट पूरा एक बेस तैयार करेंगे किसके लिए, लोगों के लिए। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट, प्रमोट द इक्वलिटी एंड डिवोशन, encourage the unity among people, spread the awareness of the social responsibility। उन्होंने बोला कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि आप अपनी मातृभूमि को स्वराज दिलवाओ, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, कभी कोई आके गुलाम बना रहा है, कभी कोई आके गुलाम बना रहा है। जैसे ही लोगों ने इनको सुना उनके बीच में यूनिटी आई और हाथ खड़े हुए कि चलो लेट्स बिगिन एंड गेट द हिंदवी स्वराज। सेंट हेल्प क्रिएट अ यूनाइटेड एंड अवेयर सोसाइटी। उन्होंने क्या किया, पूरे तरीके से एक यूनाइटेड और अवेयर सोसाइटी को आगे बढ़ाया। तो बेसिकली दिस इज द स्टोरी ऑफ द सेंट। द ट्रांसलेशन ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट, सेंट्स ने क्या किया, उपनिषद और भगवद गीता, जितनी इस बुक की मैं भलाई करूँ उतना कम, क्योंकि दिस इज अ वर्ल्ड फर्स्ट एंड बेस्ट मोटिवेशनल बुक। एक ना यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ है, द समरी ऑफ द श्रीमद भागवत गीता, फ्री टाइम उसको सुनो, इतना ज़्यादा मोटिवेशन होता है जिसका कोई ठीक। इन्होंने क्या किया, इन चीज़ों को ट्रांसलेट किया, एक कल्चरल यूनिटी से उन्होंने कनेक्ट किया। दे मेड द रिलीजियस नॉलेज एक्सेसिबल टू द ऑर्डिनरी पीपल, बिकॉज जो जितने भी ग्रंथ थे वो सारे ग्रंथ क्या थे, संस्कृत में लिखे हुए थे। अब संस्कृत में लोग पढ़ नहीं पा रहे थे, एक बैरियर था। तो इन लोगों ने बैठ के उस सारे के सारे लिटरेचर को मराठी में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। बिकॉज उस टाइम पे नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी नहीं थी, बख्तियार खिलजी जैसे गधों ने उसमें आगे आग लगा दी थी। अभी एक बार मुझे याद है जब मैं नालंदा यूनिवर्सिटी के, अब तो रूइंस बचे हैं, वहाँ पे मैं घूमने गया था, तो वहाँ पे एक गाइड था, गाइड से दैट कि ना नालंदा यूनिवर्सिटी ब्राह्मणों ने जलाई थी। मैं कि भाई क्या बोल रहा है, थोड़ा तो हिस्ट्री पढ़ के आ। ये इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोगों के पास में नॉलेज नहीं लेनी, उनको बोलना है। जब मैंने उससे पूछा कि आप कौन सी बुक को कोट कर रहे हो, नहीं सर यहाँ पे कहा जाता है। मैं सर कहिए मत, आप बुक रीड करके आइए। और सोचो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसे गधे लोगों को गाइड बना रखा है। तो यूनिवर्सिटी नहीं है, तो इन सेंट ने एक बड़े कॉस्ट से जोड़ने के लिए इन सारी बुक्स को क्या किया, ट्रांसलेट किया।
तो एक कल्चरल यूनिटी आई। ट्रांसलेट हेल्प कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल टेक्निक्स, क्योंकि आपको जो लड़ाई करनी है, आपको जो वॉर करनी है, आपको जो बड़े बड़े पावर्स के सामने स्टेट बनाने हैं, राज्य बनाने हैं, उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। और इन लोगों ने बोला कि सबसे अच्छा मोटिवेशन है श्रीमद् भगवद गीता ट्रांसलेट करके सुना दो। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब पॉलिटिकल अवेयरनेस जैसी आई बियॉन्ड रिलीजन, some saint increase the social organization. They created awareness about the collective responsibility and role was the similar to the Sikh gurus. सिख गुरु जो काम यहाँ पे रामदास ने किया और अलग अलग सेंट ने किया, वही काम सिख गुरु करेंगे और वो जाके एक बहुत भयंकर सिख एम्पायर बनाएंगे। कभी अगर मौका मिले ना सिख एम्पायर के बारे में पढ़ाने के लिए, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ाने का मन ही नहीं करता। राइट नाउ आई एम टेलिंग यू, मेरा जो लेक्चर है ना वो 25 मिनट का हुआ है और अभी हम पहली हेडिंग पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली 3-4 पार्ट्स में ये लेक्चर पूरा हो जाएगा, बट पढ़ने में मजा आएगा बेटा, डेप्थ में जाने को मजा आएगा। देखो मैं आऊँ एक फालतू का जोक क्रैक करके सारे मैं पॉइंट आपको पढ़ा दे जाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। समझ के पढ़ो, क्योंकि इन टॉपिक्स से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक कहावत है कि अफगानिस्तान इज द किंगडम जो कभी किसी से नहीं हारा। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, ऐसा क्यों बोला जाए, दैट्स कॉल्ड द ग्रेव यार्ड ऑफ सुपर पावर्स, यानी वो सुपर पावर का कब्रिस्तान है। वहाँ पे रशिया हारा, सोवियत रशिया था उस टाइम पे, वहाँ पे ब्रिटेन हारा और वहाँ पे भी रिसेंटली यूएस हारा। बट जो सिख एम्परर थे महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने अफगानिस्तान में घुस के अफगानिस्तानियों को हराया था। तो दिस इज द पावर ऑफ द सिख एम्पायर। जो काम सिख गुरु ने किया वहाँ पे, यहाँ पे ये काम किसने किया, सेंट्स ने किया। देखो सिख जो किंगडम है वो मुगल्स को नॉर्थ में क्या क्या फोर्स करेगा, फोर्स नहीं करेगा, एक हैवी कंपटीशन देगा और ये यहाँ पे कंपटीशन देगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे, रिलीजियस लीडर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। उसके आगे जब आप पढ़ोगे, आई थिंक मैंने फिर से एक और स्लाइड कॉपी मार दी, तो यहाँ पे यही होगा, 1 सेकेंड, है ना, ये हो गया। तो स्ट्रॉन्ग कल्चरल फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग कल्चरल फाउंडेशन ये होगा कि ये पूरा का पूरा रीजन एक बार में मराठा कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा लिटरेचर, रिलीजियस मूवमेंट एंड सोशल यूनिटी। महाराष्ट्र डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल बेस, अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल फाउंडेशन मराठा फॉर द पॉलिटिकल सक्सेस। अब पूरा का पूरा बेस तैयार था, पूरा महाराष्ट्र में एक कल्चर बन चुका था। सेंट ने पूरे के पूरे महाराष्ट्र को यूनाइट कर दिया है। अब केवल और केवल एक ऐसे पर्सन का वेट है जो आके केवल तख्त पे बैठ के पूरे महाराष्ट्र को क्या कर दे, कंट्रोल कर दे। एंड सडनली एंट्री होगी द ग्रेट शिवाजी, और वो आके पूरे के पूरे राज्य को एक कंट्रोल में करेंगे, पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को सेट करेंगे और आपके सामने होगा द मराठा एम्पायर। द अर्ली मराठा चीफ, जो अर्ली मराठा चीफ थे उन्होंने क्या किया, चीज़ों को कंट्रोल करने का ट्राई किया। बट जो शिवाजी हैं वो अलग हैं, विजनरी लीडर हैं, बिकॉज बचपन से ना इनको बहुत अच्छी एजुकेशन मिली है। उन्होंने क्या किया, सारे मराठाओं को यूनाइटेड किया एंड इस्टेब्लिश द स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट। इन्होंने क्या किया, एक अलग स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट बनाया। ही अचीवमेंट चेंज द इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने जो भी अचीवमेंट किया उस पूरे के पूरे अचीवमेंट ने पूरे के पूरे इंडियन हिस्ट्री को चेंज किया। जब आप कभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ो, यहाँ पर एक बहुत फेमस मूवी है रणदीप हुड्डा सर की, सावरकर, वहाँ पे आप देखना, उस मूवी में भी आपको देखने को मिलेगा शिवाजी का कितना बड़ा रोल है। यानी इनके जाने के 300 साल बाद भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो आपके लीडर्स थे, उन लीडर्स को इंस्पिरेशन मिलेगी शिवाजी से। शिवाजी ट्रांसफॉर्म द मराठा इनटू द पावरफुल पॉलिटिकल पावर। यानी इतने विजनरी लीडर्स थे, इतना हार्डवर्क किया कि पूरा का पूरी मराठा पावर को ले जाके मुगल्स के सामने खड़ा कर दिया और मुगल्स भी कुछ नहीं कर पाए। तो दिस इज द फर्स्ट हेडिंग। इसका टेक अवे आपको देखने को मिलेगा, मराठा वर फ्रॉम द महाराष्ट्र एंड मराठी वर देयर मेन लैंग्वेज। यादव डायनेस्टी रूल्ड महाराष्ट्र, सेंट प्रमोट द यूनिटी एंड नॉलेज, रिलीजियस टेक्स्ट वर ट्रांसलेटेड टू द मराठी, अर्लियर मराठा चीफ वॉज अनसक्सेसफुल एंड शिवाजी यूनाइटेड द मराठा इनटू द स्टेट। तो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आप पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ द मराठा पावर एंड बर्थ ऑफ द शिवाजी। 1930, तो 1630 वॉज द ईयर जब शिवाजी का बर्थ हुआ। और शिवाजी जो थे वो भोसले क्लैन से आते थे। भोसले जो हैं उनके फादर का भी सरनेम है। इस पेरेंट वॉज द सहाजी भोसले एंड माता जीजाबाई। दोनों का एक बहुत
इम्पोर्टेंट रोल रहेगा शिवाजी के करेक्टर को बनाने में, और इनके जो ग्रैंडफादर हैं उनका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा किसके लिए, बेसिकली ये जो शिवाजी हैं उनके करेक्टर को बनाने में। ही वॉज वॉन्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ से पोर्चुगीज आ रहे हैं, यहाँ से मुगल्स आने का ट्राई कर रहे हैं, यहाँ से 5 डेक्कनी सल्तनत आई, तो ये जो रीजन है काफ़ी क्रूशल है, लोग बड़े परेशान हैं। तो ये चीज़ शुरू से शिवाजी के गुरु, शिवाजी के ग्रैंडफादर, माता जीजाबाई एंड उनके जो फादर हैं वो उनको समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, और इन चीज़ों को ना शिवाजी ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। शिवाजी वर्क मार्क एट द अराइवल ऑफ द फ्यूचर नेशन बिल्डर, यानी जो शिवाजी का जन्म है वो इस बात का सिंबल था कि एक फ्यूचर में क्या नेशन बिल्डर आने वाला है। और ये चीज़ बहुत जल्दी लोगों को समझ में भी आ जाएगी कि क्या है, बहुत जल्दी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बात शुरू होगी। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शिवाजी फादर। शाहजी सर्व द बैरियस डेक्कन सल्तनत, बिकॉज शाहजी के सामने एक सबसे बड़ी दुविधा क्या है ना, किसी भी सल्तनत को ज्वाइन करें, मुगल्स को ज्वाइन करें, बीजापुर को ज्वाइन करें, गोलकोंडा को ज्वाइन करें, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी नहीं है। ही वॉज स्किल्ड मिलिट्री कमांडर, इसीलिए इनकी रिक्वायरमेंट सभी को है, एंड ही ड्यूटी टू केप्ट हिम अवे फ्रॉम द होम। तो इनका लगातार प्रेजेंस नहीं रहेगा पुणे में। जो पुणे है, जो जागीर है शाहजी की, वहाँ पे ये प्रेजेंस नहीं है। तो जो शिवाजी हैं, उनके जो ग्रैंडफादर हैं कोणदेव, जहाँ तक मुझे उनका नाम याद है, गलत हो सकता है, एक बार चेक कर लेना। तो उन्होंने स्टार्टिंग में जितना भी चीज़ें हैं किसके रिगार्डिंग, शिवाजी की एजुकेशन के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें किसको दी हैं, शिवाजी को दी हैं। तो बेसिकली ही प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन द डेक्कन पॉलिटिक्स। तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल वन सेकेंड, केवल और केवल शिवाजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनके जो फादर हैं वो भी बहुत बिग पर्सनैलिटी हैं। शाहजी मिलिट्री एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस द शिवाजी फ्यूचर लीडरशिप, यानी शाहजी का जो मिलिट्री एक्सपीरियंस था, जो उनका डीएनए था, कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करने वाला था फ्यूचर में शिवाजी की सक्सेस को। तो आपको ये भी समझ में आने लगा होगा कि जो पुणे है, जहाँ पे जागीर है शाहजी की, वहाँ पे से शाहजी तो दूर हैं, बट जो शिवाजी हैं वो वहीं पे रहते हैं अपनी मम्मी के साथ में और अपने ग्रैंडफादर के साथ में, और वो पूरे तरीके से एजुकेशन उनकी वहाँ पे हो रही है। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली। द रोल ऑफ माता जीजाबाई, द जीजाबाई सुपरवाइजर शिवाजी अपब्रिंगिंग, जैसे यहाँ पे ये बैठ के क्या उनको ग्रंथ पढ़ा रही हैं और पीछे कुल देवी हैं। ही टॉट हिम अबाउट द करेज एंड पेट्रोलिज्म एंड इंस्पायर्ड थ्रू द स्टोरी ऑफ द हीरो एंड इनक्रेज टू ड्रीम ऑफ स्वराज्य। कोई भी बुक आपको पूरा डायलॉग नहीं लिखेगी, दैट्स कॉल्ड द हिंदवी स्वराज्य। जीजाबाई बिकम द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ द शिवाजी। जब आप तानाजी को देखो ना, तो वहाँ पे जो जीजाबाई का जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी देखने को अच्छा मिलता है, बिकॉज वहाँ पे जब मुग़ल बहुत सारे किलों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं अंडर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, तो जीजाबाई बोलते हैं कि जब तक ये किले वापस नहीं आ जाएंगे ना, जब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। सोचो, और उन्होंने ऐसे ही किया। डेक्कन की गर्मियाँ कितनी हैवी होती है, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है इस एम्पायर को बनाने में। तो एजुकेशन ऑफ शिवाजी, शिवाजी रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन, ट्रस्टेड ऑफिशियल हेल्प्ड हिज ट्रेनिंग एंड लर्न द एडमिनिस्ट्रेशन एंड वॉरफेयर एंड डेवलप द लीडरशिप क्वालिटी फ्रॉम द यंग एज से समझ में आने लगा था कि ये जो बच्चा है आगे जाके बहुत कुछ अलग करने वाले हैं। एजुकेशन प्रिपेयर द शिवाजी फॉर द फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो एजुकेशन है वो बेटा काम में आ रही थी, लगातार वेपन्स की ट्रेनिंग मिल रही थी, लगातार पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था, लगातार हाउ टू यूज़ द टेरेन ऑफ द महाराष्ट्र एंड मराठा एंड डेक्कन एरिया उसके बारे में पढ़ाया जा रहा था। अ रीजन ऑफ ट्रबल, द पुणे वाज अफेक्टेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डेक्कन रूलर, यानी जो जो डेक्कन्स में ये आपको अलग अलग किंगडम देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे बीजापुर है, यहाँ पे गोलकोंडा है, ये जो विजयनगर ये तो थोड़ा बीकन हो गया था उस टाइम पे। ये कॉन्स्टेंट फाइटिंग क्रिएटेड द इनस्टेबिलिटी एंड विलेज सफर्ड फ्रॉम द इनसिक्योरिटी, यानी लगातार फाइट हो रही है। यहाँ से बीजापुर अटैक कर रहा है, यहाँ से गोलकोंडा अटैक कर रहा है, यहाँ से बराल लगा हुआ है, यहाँ से मुगल्स लगे हुए हैं,
लोगों के सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए, तो लोग ऐसी कंडीशन में एक ऐसे लीडर को चाहिए जो पूरे के पूरे लीडर का एरिया को क्या कर सके, स्टेबल कर सके। चलिए आई विल शो यू द मैप ऑफ दिस। देखिए ये है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। देखिए अहमदनगर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जहाँ पे पूरा का पूरा कोर मराठा एम्पायर आपको देखने को मिलेगा। बीजापुर आपको देखने को मिलेगा, गोलकुंडा देखने को मिलेगा, दैस्कोल, और इस एरिया में आपको मुगल्स देखने को मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो ये आपको समझ में आया कि उस टाइम की जो कंडीशन है वो कंडीशन थोड़ी क्या है, चेंज है। तो जब तक यह इस एरिया में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक इस एरिया में कुछ होने वाला नहीं। और स्टेबिलिटी कौन लेके आएगा, स्टेबिलिटी लेके आएंगे द ग्रेट शिवाजी। 1 सेकंड में थोड़ा अपनी स्क्रीन को सेट कर लूँ, क्योंकि मैंने जूम किया था तो वो थोड़ा सॉफ्टवेयर सेट गया। इट इज़ ओके, थोड़ा तो चलता है। वैसे भी लेक्चर हम पाइल अप करने वाले हैं, दूसरे पार्ट में इसको कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रबल चल रहा था, सॉरी। तो विजन ऑफ स्वराज, द ड्रीम ऑफ द सेल्फ रूल, कॉल द हिंदवी स्वराज। शिवाजी वांटेड द इंडिपेंडेंट किंगडम। उन्होंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट किंगडम चाहिए। ही बिलीव्ड पीपल डिजर्व बेटर गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो लोगों को बेटर गवर्नमेंट दे सकें, ऐसे लोग जो क्या हो, लोगों के लिए लायबल हो। स्वराज मीन फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन डोमिनेशन, यानी जो फॉरेन डोमिनेशन उससे क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। उसमें शामिल थे आपके कौन, मुगल्स एंड पोर्चुगीज और 3 डायनेस्टी जो डेक्कन में बैठी हुई थी। दिस विजन गाइडेड हिज ऑल एक्शंस एंड सफरिंग ऑफ पीपल इंस्पायर्ड द शिवाजी टू सीक द चेंज। ही द लीडर जो उस टाइम पे लोगों की सफरिंग के बारे में सोचते हैं। देखो शुरुआत एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, हमने महाराष्ट्र से की थी, मराठी लैंग्वेज की बात की, फिर 5 सेंट्स की बात की। उन सेंट्स ने फिर क्या किया, एक कल्चरल यूनिटी तैयार की। फिर शाहजी भोसले आए, उसके बाद में शिवाजी आए और जीजाबाई आई। उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे एरिया में शिवाजी को आगे बढ़ने में हेल्प किया। तो बिगिनिंग ऑफ द मिलिट्री करियर, द यंग एज ऑफ 16। देखो जिस एज में एक बच्चा 10th के एग्जाम देता है वो तो प्रेशर नहीं झेल पाते। शिवाजी स्टार्टेड द मिलिट्री कैंपेन, ही स्टार्टेड एक्सपेंडिंग हिज इन्फ्लुएंस। वो जाके जितना भी ये कोंकण कोस्ट है ना, ये कोंकण कोस्ट पे मल्टीपल फोर्स पे अपना कंट्रोल कर लेंगे और लोगों को पता पड़ेगा, मुगल्स को भी पता पड़ जाएगा और बीजापुर को भी पता पड़ेगा कि हाँ बेटा जंगल में एक नया शेर आया है, अब तो कुछ होने वाला है। यानी शिवाजी को रोकने के लिए सारे के सारे लग जाएंगे एंड शिवाजी बिकम द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। वो भी नहीं रुकने वाले। ही शोड रिमार्केबल करेज एंड प्लानिंग, हिज लीडरशिप अट्रैक्ट द लॉयल फॉलोअर। जैसे ही लोगों ने देखा कि ये एक लीडर आ चुका है, दिस इज द पर्सन जिसका इंतजार था, सारे के सारे लॉयल पर्सन शिवाजी के पास में आ गए। ये जो लॉयल पर्सन है ना, इनको तैयार करने में जो रिलीजियस लीडर थे उनका बहुत बड़ा हाथ था। शिवाजी बिगेन द ट्रांसफॉर्मिंग हिज विजन इनटू रियलिटी। उन्होंने क्या किया, अपने विजन को रियलिटी में बदलना शुरू किया। क्योंकि जो चीज़ें बचपन से पढ़ रहे हैं, जो चीज़ उनके गुरुजी ने सिखाया है, जो उनकी मम्मा ने सिखाया है, जो उनके पापा ने सिखाया है, वो चीज़ें वो अप्लाई करने वाले थे। तो दिस इज द मैप। पुणे तो वही है जहाँ जो उनको जागीर मिली हुई थी। प्रतापगढ़, रायगढ़, मस्केट, कोल्हापुर, मालवान, ये सारे के सारे एरिया उन्होंने क्या किए, जीते। और हर जगह पे उन्होंने क्या किया, चीज़ों को कंट्रोल में करने का ट्राई किया। और देखिए यहाँ पे कितनी दूर पुदुचेरी में, बेलोर और इन एरिया को भी उन्होंने जीता। तो अब शिवाजी ने अपने किंगडम को एक्सपेंड करना शुरू किया। केवल एक्सपेंड नहीं किया, जितने भी लोग उनके अंडरटेकिंग में आते थे उन्होंने उनको सिखाया, उनको अपने फेवर में लिया। जैसे जैसे गए कैप्चरिंग फोर्स, उन्होंने नए नए फोर्ट बनवाए। शिवाजी को पता था कि अगर आपको डेक्कन को कंट्रोल करना है तो आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे लगातार क्या करना पड़ेगा, फोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। मैनी फोर्ट्स वर ऑप्टेंड विदाउट द मेजर बैटल्स। ज़्यादातर फोर्ट्स को उन्होंने अपने दिमाग से और स्ट्रेटेजी से लिया, बिकॉज ये एरिया काफ़ी कमज़ोर था, लूज था, और जहाँ पे लड़ाई की जरूरत पड़ी वहाँ पे लोगों को ढंग से ठोका भी। फोर्ट्स हेल्प टू कंट्रोल द स्ट्रेटेजिकली रीजन। जब भी लड़ाई होती तो इन फोर्स से उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला था। दे बिकम द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पे बैठ के शिवाजी पूरे के पूरे राज्य को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। तो फोर्स बिकम द बैकबोन ऑफ मराठा पावर, यानी पूरे के पूरे मराठा पावर का सेंटर बनने वाले थे। ये जो गढ़ थे, रायगढ़ हो गया, शिवनेरी का किला हो गया, ओके, सिंधु दुर्ग हो गया, ये सारे के सारे क्या बनने वाले थे, सेंटर बनने वाले थे। तो स्ट्रेंथनिंग द डिफेंस, उन्होंने क्या किया, एग्जिस्टिंग फोर्स को रिपेयर कराया।
न्यू डिफेंसिव मेजर लिए और उन्होंने सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी एंड सिक्योरिटी ऑफ द रीजन इम्प्रूव्ड। उन्होंने ओवरऑल पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल में लिया। अब जो पोर्चुगीज थे वो भी शिवाजी के कंट्रोल में थे और मुगल्स लगातार फाइट कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग डिफेंस हेल्प शिवाजी टू सिक्योर हिज ग्रोइंग किंगडम। तो जो शिवाजी थे उन्होंने इन तरीक़ों से क्या किया, इस पूरे के पूरे रीजन को कंट्रोल में किया। ग्रोथ ऑफ द मराठा इन्फ्लुएंस, ये मूवी है तानाजी, देख सकते हो। शिवाजी ग्रेजुअली एक्सपेंड हिज टेरिटरी, लोकल लीडर सपोर्ट हिज विजन। तानाजी भी एक लोकल एरिया से आते थे, है ना, तो इनके बारे में मैंने कभी ज़्यादा पढ़ा नहीं, क्योंकि एक बार मौका मिले तो डेफिनेटली आई विल रीड। आई लव रीडिंग बुक्स, हो ना शानदार, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब। More people joined his movement and Maratha influence increased rapidly. Shivaji successfully united many people under the one cause that's called the हिंदवी स्वराज्य। यानी इतने सारे लोग एक ही कॉज के अंदर आने वाले थे, वो था कि हमको क्या चाहिए, स्वराज्य चाहिए, अपना शासन चाहिए। तो एकदम शिवाजी का ऑरा बनने लग गया था। टच द कॉमन पीपल, लोगों को समझ में आएगा कि ये जो पर्सन है ना, ये विजनरी पीपल है, ये हमारे बारे में सोचते हैं। शिवाजी प्रोटेक्टेड विलेज, वहाँ पे जाकर उन्होंने रेवेन्यू सेट किया, क्योंकि जो वहाँ पे लोग थे, जो वहाँ पे रेवेन्यू ले रहे थे, उसमें बिल्कुल भी क्या नहीं था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो जैसे ही शिवाजी वहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले वो जो किसान हैं उनको सपोर्ट करेंगे कि भैया आपको जो रेवेन्यू देना है वो इतना है, क्योंकि इतने रेवेन्यू की तो रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा अगर कोई लेता है तो मुझे बताओ, मैं देखता हूँ उसको। ये ही मेंटेन द डिसिप्लिन इन हिज आर्मी, पीपल व्यूड हिज एज अ रूलर एंड ही पॉपुलरिटी इंक्रीज स्टडीली। यानी जैसे जैसे वो अच्छे काम कर रहे थे, जिस तरीके से वो उस एरिया को अपने कंट्रोल में ला रहे थे, लोग आगे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और यही एक चीज़ है जो इनको अलग बनाती है। देखिए इनके सामने जो पर्सन खड़ा हुआ है ना, दैट्स कॉल्ड द औरंगजेब, जिसको आलमगीर कहते हैं। आलमगीर के बारे में लिखा जाता है कि जब उसका बेटा एक बार उसके खत को पढ़ता था, या उसका खत उसके बेटे के लिए आता था, तो उसका बेटा थर थर काँपने लगता था। एक तरफ तो औरंगजेब है जो अपने बेटे से भी अच्छे संबंध नहीं बना पा रहा, एक तरफ शिवाजी हैं जिनको पूरी की पूरी प्रजा क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। राइज ऑफ द छत्रपति शिवाजी। अब यहाँ पे छत्रपति का एक अलग मीनिंग है। छत्रपति यानी जो छत्र को होल्ड कर सकता है। जब ये किंग बनेंगे तो ये हिंदू रीति रिवाज से पूरा अपना राज्यरोहण करेंगे, और उसके बाद में ही called the Chhatrapati Shivaji. Shivaji emerged as the visionary leader, united Maratha state with a strong and independent Maratha state. तो इन्होंने पूरे तरीके से एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट को बनाया। हीज अचीवमेंट चेंज द इंडियन हिस्ट्री। तो उन्होंने क्या किया, पूरे तरीके से इंडियन हिस्ट्री को चेंज कर दिया। एंड शिवाजी ट्रांसफॉर्म द मराठा इनटू द पावरफुल फोर्सेस। ये देखिए पिक है किस तरीके से ये अपने दरबार में बैठते थे, मैंने सीधे एनसीईआरटी से ही उठाई है। द कोड स्कैन विद छत्रपति शिवाजी ऑन हिज थ्रोन रिसीविंग विजिटर, यानी लगातार लोग आकर से मिल रहे हैं, ये थ्रोन है, ऊपर एक छत्र है। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट फाउंडर ऑफ द मराठा पावर, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, स्ट्रॉन्ग फोर्स को बनाया गया, एंड लॉयल सोल्जर सपोर्ट शिवाजी। अगेन एंड अगेन वही चीज़ें, ऑब्स्टेकल भी थे, ऐसा नहीं था। ये जो 5 स्टेट हैं, अहमदनगर, बीजापुर, बरार, ये लगातार क्या करेंगे, इनको अपोज करेंगे, तो इनसे डील करना पड़ेगा, इन सबको हराया जाएगा, इन सबको एक एक करके इनके गिल्ले उखाड़े जाएंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट होगी, क्योंकि जब आप एक नया एम्पायर बना रहे तो आपको दिक्कत तो होगी। रिसोर्स पर लिमिटेड, क्योंकि इस रीजन में रिसोर्स लिमिटेड है। अगर ये रीजन भी नदर्न प्लेन जितना होता ना, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट होता। कॉन्स्टेंट ट्रेथ रिक्वायर्ड द केयरफुल प्लानिंग, तो लगातार केयरफुल प्लानिंग के साथ में इस पूरे के पूरे राज्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। शिवाजी ओवरकम एवरी चैलेंज थ्रू द डिटर्मिनेशन, क्योंकि एक राजा को डिटर्मिनेशन भी तो चाहिए। डिटर्मिनेशन क्या है कि साहब मुझे ना इन सारी चीज़ों को ओवरकम करना है, तो डिटर्मिनेशन के साथ में सारी चीज़ों को डील किया गया। एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट ऑफ द अर्ली सक्सेस, उन्होंने पूना रीजन को सिक्योर किया, उसके आसपास उन्होंने अपनी पावर को ग्रो किया, क्योंकि एक सेंटर तो बनाना जरूरी है ना। एक सेंटर नहीं बनाओगे जब तक कैसे राज्य बनाओगे। इस पूना में बैठ के वो पूरे के पूरे राज्य को क्या करने वाले थे, कंट्रोल करने वाले थे। इसके अलावा भी राज्य को 2 पार्ट में तोड़ा गया। एक तो जहाँ पे शिवाजी का पूरा कंट्रोल था, एक ऐसा जिसपे पूरा कंट्रोल नहीं था। स्ट्रेंथ द मिलिट्री पोजीशंस, जहाँ पे किले बनाने थे वहाँ पे किले बनाए, जैसे यहाँ पे मुगल अटैक हो सकता है, यहाँ पे एक दुर्ग बनाया, यहाँ पे एक दुर्ग बनाया। गेन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल एंड स्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। तो इस तरीके से शिवाजी आगे बढ़े। उसके बाद में अ न्यू होप पीपल को लगा शिवाजी का जो रूल है वो सेफ है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव हुई,
और इस तरीके से पूरा का पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकम सिक्योर, क्योंकि जो कोंकण कोस्ट था ना, दिस इज द अंडर द शिवाजी, तो जितना भी कोस्टल ट्रेड हो रहा था उस पूरे के पूरे ट्रेड पे मराठा एम्पायर का पूरा कंट्रोल था। और जिस एरिया में भी ट्रेड होगा उस एरिया में आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा। एंड वाई शिवाजी मैटर, बिकॉज फाउंडर ऑफ द मराठा पावर है, सिंबल ऑफ द करेज एंड सेल्फ रूल, इंस्पायर द फ्यूचर जनरेशन, प्लेड अ मेजर रोल इन इंडियन हिस्ट्री। शिवाजी रिमेन वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट रेस्पेक्टेड लीडर। ये लीडर नहीं है, ये लीडर से भी ज़्यादा है। इवन देखिए मैंने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, अगर कुछ गलती हुई तो डेफिनेटली टेल मी अबाउट द कमेंट, बिकॉज मेरी कोई औकात नहीं है मैं शिवाजी के बारे में पढ़ाऊँ, बिकॉज मैं इनसे खुद पढ़ता हूँ। आई रीड अ मल्टीपल बुक्स ऑन शिवाजी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, तो बेसिकली हमने हाफ चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है एंड वेरी सुन वी विल कंप्लीट द विद इन 2 और 3 रिमेनिंग चैप्टर्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं।